हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज का हमारा टॉपिक है साइंस का। तो घटना चक्र से हम जो है विज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लगाएंगे। देखिए, ये वो प्रश्न है जिनका हमको रिवीजन करना होता, तो रिवीजन के तौर पर ही हम आपको ये क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। एक क्लास हमने आपको उपलब्ध करा दी है, तो ये हमारी आज दूसरी क्लास है साइंस की। इसी प्रकार हम बीच में आपको 2 से 3 वीडियो और उपलब्ध कराएंगे, तो साइंस का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। बी राइट आंसर होगा 85 डेसिबल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में हमें इनको लगाना है। सर्वाधिक आवृत्ति रेडियो तरंगों की होती है, तो लास्ट में देख लीजिए किस ऑप्शन में फोर्थ वाला पॉइंट है, तो सी में है और डी में है, तो बी और ए को तो हटा ही दीजिए। रेडियो तरंगों से कुछ कम होती है अवरक्त किरण की, तो इस प्रकार हमारा सी राइट आंसर होगा। तो आप इसको याद कर लीजिए कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में पहले एक्सरे आएगा, फिर दृश्य किरण आएगा, फिर अवरक्त किरण आएगा और लास्ट में आएगा रेडियो तरंगे। देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था और एग्जाम में भी पूछा गया था। इस प्रश्न को लेने का यही उद्देश्य है कि आगे यदि प्रश्न बनेगा तो आप उसको भी कर पाओगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है। वहाँ पर आवृत्ति के क्रम में पूछ लिया गया है, यदि दोबारा प्रश्न बनता है तो लंबाई के क्रम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगों की लंबाई जो सबसे अधिक होती है। तो तरंग आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है और लंबाई भी सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में अवरोही क्रम इस प्रकार है। अवरोही क्रम दिया गया है, तो देखिए सबसे अधिक जो है रेडियो तरंगों की होती है, फिर माइक्रोवेव आएगा, फिर अवरक्त विकिरण आएगा, फिर दृश्य प्रकाश आएगा, फिर पराबैंगनी विकिरण आएगा, फिर एक्सरे किरण आएगा और लास्ट में आएगा गामा किरण। ये दिया गया है हमको अवरोही क्रम। तो आपको याद रखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी एक को आप याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, थोड़ी सी ट्रिक बना लीजिए आरोही क्रम की। तो पहले आएगा गामा किरण, तो इसको जी से प्रेजेंट कर लीजिए, फिर आएगा एक्स किरण, एक्स लिख लीजिए, फिर आएगा पराबैंगनी किरण, इसको आप पी लिख लीजिए, फिर आएगा दृश्य प्रकाश, तो इसको डी लिख लीजिए, फिर आएगा अवरक्त विकिरण, इसको ए लिख लीजिए, फिर आएगा माइक्रोवेव, यहाँ पर हम लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए रेडियो तरंग यानी कि आर। अब देखिए याद हो जाएगा जी एक्स, इसको इतना याद कर लीजिए, पी डी ए और लास्ट में याद कर लीजिए एम आर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक बनाइए और इसको याद कर लीजिए, फिर जो आप भूलोगे नहीं। ये टोटल नंबर यहाँ पर हैं 1, टोटल नंबर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ये, तो 7 नंबर होते हैं। इन सातों को आप याद कर लीजिए, प्रश्न आगे बनेगा तो आप आसानी से कर जाओगे। देखिए मैंने इसलिए कराया है, यदि प्रश्न दोबारा बन भी गया तो मैं 100% कह रहा हूँ 50% विद्यार्थी सही नहीं करेंगे। चलिए इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया था। अब आप यहाँ पर देखिए 50 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत धारा की इकाई होगी। हमने पिछली बार भी ये प्रश्न कराया था और एग्जाम में भी इससे प्रश्न बना था। अब आप देख लीजिए आसान प्रश्न है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है,
तो 100 में आप 4 की सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊर्जा की इकाई पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे डी ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाएगा, 0.4। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है हमको। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आंसर कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने डी विकल्प चुना है तो सही है, और जिन्होंने नहीं चुना है अब आप देख लीजिए तैयारी आपकी किस लेवल पर चल रही है। तो याद रखना है, वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, इसको आपको याद रखना है। और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये यहाँ पर सही है। और जो दिया गया है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इसमें तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है 35%, और 65% इसमें जल होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिखा गया है, इलेक्ट्रोड में धातु होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो सी राइट आंसर है, टंगस्टन एवं सोडियम का जो है इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं। कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत दिया गया है, सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर चुनना है। नीचे उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, थर्ड और फोर्थ सही नहीं है। डीजल इंजन जो है वो क्या करता है, रासायनिक से यांत्रिक में बदलता है। और सोलर सेल ये आपका प्रकाश से विद्युत में ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेसान की खोज हेडिकी युकावा ने की थी। पोजिस्टोन की खोज CD एंडरसन एवं युवा फेस। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे। और डी में कहा गया है पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। सही नहीं है ऑप्शन डी यहाँ पर। तो डी तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका संश्लेषण किया था GTC बोरग ने किया था। GTC बोरग ने जो है इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपना। तो याद कर लेना है, जैसे कि सी वाला पॉइंट इसको याद कर लीजिए, H.A. बेथे। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में बना था। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। निम्न कणों में से कौन है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। ये राइट आंसर होगा माइक्रोवेव फोटॉन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है।
सही का चयन करना है। तो यहाँ पर पहले वाला और तीसरे वाला पॉइंट तो सही है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन विद्यार्थियों ने बी चुना है तो बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। और ये फोर्थ वाला पॉइंट भी गलत लिखा हुआ है। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। बस अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न रिपीट होगा तो फिर आसानी से लग जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो डी राइट आंसर है, हीलियम। हीलियम क्या है? यह एक नोबल गैस है। प्रश्न नंबर 13 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। तो बम में अनियंत्रित होती है। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए परमाणु ऊर्जा से भी प्रश्न एग्जाम में बनता रहता है। ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट होगा, नरोरा में और कलपक्कम में। नरोरा उत्तर प्रदेश में और कलपक्कम तमिलनाडु में है। चलिए यहाँ पर सही आंसर होगा बी। और देखिए आपने पिछली क्लास को भी अच्छा लाइक किया था, तभी जा कर के मैंने आज ये क्लास आपको उपलब्ध कराई है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, और जो अन्य विद्यार्थी देखते हैं वो भी भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए सभी का ध्यान में रखते हुए हम क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। ROE एग्ज़ाम का मामला है और अच्छी वैकेंसी, इसीलिए हम जो है अच्छे से आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र स्थिति वाला राज्य? कलपक्कम तमिलनाडु में है, ए का 3 आएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो बी का 1 आएगा। काकरापार ये आपका गुजरात में है, और टोम्बे महाराष्ट्र में है, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय, गुरु जल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आएंगे? तो डी चुनने वालों का राइट होगा। यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये सभी पॉइंट आएंगे। गुरु जल बोर्ड को भी याद कर लेना है, और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, और इसको भी याद कीजिए परमाणु खनिज अनुसंधान निर्देशालय। तो ये सभी आएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं। कम समय की क्लास होती है और कम समय में आपको अच्छा ज्ञान अर्जित हो रहा है, तो क्लास को देखने में या वॉच करने में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पोखरण सेकंड प्रशिक्षण कब किया गया था? सेकंड पूछा गया है, फर्स्ट वाला नहीं पूछा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 11 मई 1998 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? Y2K कंप्यूटर दिया गया है, घटिया यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। सही आंसर होगा डी विकल्प, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। परम 10,000 क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर था, और घटिया जो होता है उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ये टॉपिक आ चुका है, तो इससे जो प्रश्न बने हैं इंपॉर्टेंट वो शामिल किए गए हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह पूछ रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आर्यभट्ट। इसको अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था? कहाँ से इसको छोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बीकानेर से। और यहाँ पर देखिए ये कहा गया है भारत का पहला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मार्च 1998 को बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था। ये डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कथन कांड का प्रश्न है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। ये कहा गया है अंतरिक्ष यान के बारे में जब वह पृथ्वी पर उतरता है। कारण में देखिए, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा या सी डी में से कोई एक है। तो यदि आपने ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कितना अच्छा ये प्रश्न है और एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, एप्पल उपग्रह को प्रशिक्षित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कोरू फ्रेंच गुआना से प्रशिक्षित किया गया था। और कब किया गया था? 19 जून 1981 को। यहाँ पर लिखा हुआ है यह भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह था। इसको ही कथन कांड बना करके प्रश्न पूछ लेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है कठिन प्रश्न जो है बनाता है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। तो एप्पल को कब छोड़ा गया था? 19 जून 1981 को। ऊपर प्रश्न आया था, मैंने कहा था डेट भी पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर जो डेट इसने पूछ ली है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा दिया गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम दिया गया है। सही नहीं है सी ऑप्शन वाला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा में नहीं है। ये कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में है। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो केंद्र और स्थान से भी प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 25 है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। यहाँ पर ये सभी लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ गैस एंड फ्यूल, ये सब यही लिखा हुआ है। तो सही होगा सी विकल्प। एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं, तो दोनों को ध्यान से देख लीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो सी राइट आंसर है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। किसको वो प्रयोग में लाते हैं? तो बी चुनने वालों का राइट होगा, द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में, द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर द्रव क्लोरीन दिया गया था, गलत है। द्रव फ्लोरीन दिया गया था, ये भी गलत है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया, जो कि गलत है। द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में, द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है निम्न तापी इंजन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु ये उपयुक्त नहीं है।
ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी क्लास मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेंगी। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पढ़िए कहीं से, मगर अच्छा पढ़िए, वही पढ़िए जो प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। समय कम चल रहा है तो समय कम के हिसाब से आपको कुछ अच्छे लेवल के प्रश्नों को तैयार करते हुए चलना है। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि सी राइट है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए घट जाता है, यहाँ पर बड़ा लिखा गया है, इसको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग करने से। प्रश्न नंबर 30 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो सी राइट आंसर होगा आँख की चिकित्सा में। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 30 प्रश्न कवर कर लिए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको इसका पार्ट 3 भी उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे ही करके हम 4th पार्ट और 5th पार्ट में घटना चक्र के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का हम जो है रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।